हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड वसाइल कपूर। एंड दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी की। आयरन मैन 1 मूवी की पूरी कहानी की बात करेंगे आज। टोनी बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उस उम्र में जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तब टोनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। बहुत कम उम्र में ही उसने इंजीनियरिंग और इनोवेशन में पूरी महारत हासिल कर ली थी। उसके पिता हार्वर्ड स्टार्क एक विजनरी साइंटिस्ट थे जो अमेरिकन सेना के लिए हथियार बनाया। एक हादसा हुआ, उसके माँ बाप चल बसे। अगर कोई और होता तो शायद वो पूरे तरीके से टूट जाता, पर टोनी को टूटने की फुर्सत नहीं थी। उसके पिता के पुराने दोस्त ओबाडिया स्टेन ने कंपनी को संभाला और टोनी बड़ा हुआ, पर वो अपने काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहता था। टोनी ऑब्वियसली स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक था और ओबाडिया स्टेन जो था वो कंपनी का मैनेजर था। ये पार्टनरशिप चलती रही। ऊपर से इन दोनों की दोस्ती भी थोड़ी गहरी थी, जान पहचान थी ना, बचपन से पाला पोसा यार टेक्निकली, पर अंदर से मामला कुछ और था। टोनी ने अपने देश के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हथियार बनाए, स्टार्क इंडस्ट्रीज को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन यार टोनी काफ़ी गैर जिम्मेदार इंसान था। ऑब्वियसली एज वी नो, पार्टी करता था, शो ऑफ करता था, हेडलाइन में रहता था और इसी वजह से ओबाडिया उससे हमेशा चिढ़ता रहता था। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है जहां वो अमेरिकी सेना को अपनी नई और खतरनाक जेरिको मिसाइल का डेमो देता है। डेमो धमाकेदार था, टोनी खुश था, लेकिन वहां से लौटते वक्त उसी कॉन्वॉय पे आतंकवादियों का हमला हो जाता है। बूम, धमाका होता है, गोलियां चलती है। टोनी के सामने उसी की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल आ जाती है और फट जाती है। उस मिसाइल के टुकड़े टुकड़े उसके चेस्ट में धंस जाते हैं और टोनी वहीं बेहोश हो जाता है। जब टोनी को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी अजीब सी गुफा में पाता है। सीने में दर्द है और वहाँ एक मशीन लगी हुई है। उस गुफा में एक और इंसान था जिसका नाम था यिनसेन। ये एक काइंड ऑफ डॉक्टर ही था। यिनसेन टोनी को बताता है कि उसने उसके सीने से उस मिसाइल के शार्प टुकड़ों को निकालने की पूरी कोशिश की, मगर सब टुकड़े नहीं निकल पाए क्योंकि वो दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे। अगर उन्हें निकाला जाता तो हम टपक पे सकते थे। इसीलिए यिनसेन ने टोनी की चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था ताकि वो खतरनाक टुकड़े उसके दिल की तरफ आगे ना बढ़े और रुक जाए। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। यिनसेन टोनी को और उसके बाद वो टोनी स्टार्क को पूरी कहानी बताता है कि हम दोनों आतंकवादियों की कैद में हैं और वो आतंकवादी टोनी से एक काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए उस पर हमला किया, उसे किडनैप किया और यहाँ लाया और जिंदा रखा है। इस हाल में उन्हें क्या चाहिए? टोनी हैरान होकर पूछता है तो यिनसेन कहता है कि उन्हें चाहिए टोनी की जेरिको मिसाइल, उनके लिए वो खुद उन्हें एक जेरिको मिसाइल बना के दे, उसका डिज़ाइन और सब कुछ बता दे। टोनी ने सिचुएशन को समझा। ठीक है, इंटेलिजेंट बंदा तो वो था ही, तो वो तैयार हो गया, बट उसके अंदर कुछ और खुराफात लगी हुई थी क्योंकि वो इतना जानता था कि ये काम होने के बाद तो ये उसे मार ही देंगे। क्योंकि तो मिसाइल बनाने के बहाने उसने वहाँ से निकलने का जुगाड़ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और थी। उस गुफा में स्टार्क इंडस्ट्रीज के ही हथियार भर भर के रखे गए थे। टोनी के बिना जाने कोई था ऐसा जो उन्हें चुपचाप इन लोगों को सप्लाई करता रहता था और पैसा बना रहा था। टोनी ने उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके एक आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर एक ऐसी डिफेंस है जो, देखो, आर्क रिएक्टर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसका इन्वेंशन उसके पिता ने बहुत पहले कर लिया था, हार्वर्ड स्टार्क ने, बट उन्होंने जो आर्क रिएक्टर बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। टोनी ने उस डिज़ाइन को इतने छोटे लेवल पर बनाया कि वो सीधे उसकी चेस्ट में फिट हो जाए। कार की बैटरी से छुटकारा और इस वजह से उसको कार की जो बैटरी थी उससे छुटकारा मिल गया। खुद का पावर सोर्स उसने क्रिएट कर दिया और ये आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल था कि सालों तक उसके चेस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला सकता था, यानी कि उन टुकड़ों को उसके दिल तक पहुंचने से रोक सकता था। मगर टोनी ने आर्क रिएक्टर सिर्फ चेस्ट के लिए नहीं बनाया था, ये तो बस एक दिखावा था उन्हें दिखाने के लिए। यिनसेन के साथ मिलकर टोनी ने एक मैकेनिकल आर्मर तैयार किया, एक सूट, एक आयरन मैन का सबसे पहला सूट, जिसे उन्होंने उसी आर्क रिएक्टर से पावर दिया। जी हाँ, ये जो आर्क रिएक्टर सूट रेडी हुआ, टोनी ने उसे पहनना शुरू किया। लेकिन जो गार्ड उन्हें सीसीटीवी से देख रहे थे, उन्हें इसकी भनक लग गई और सब दौड़कर उस पर हमला करने पहुंच गए। यिनसेन और फिर यिनसेन सामने आया। उसने टोनी की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी।
टोनी अपने सूट की मदद से काफ़ी आतंकवादियों को निपटाता है, उसके हथियार डिस्ट्रॉय करता है और वहाँ से निकल जाता है। मगर एस्केप के बाद वो दूर रेगिस्तान में जा गिरता है और उसका सूट टूट के बिखर जाता है। फिर उसका दोस्त जेम्स रोड जो कि एक ऑब्वियसली मिलिट्री ऑफिसर है, वो उसे रेस्क्यू कर ही लेता है, मतलब ढूंढ निकालता है अपने दोस्त को और बचा लेता है। अमेरिका वापस लौटकर टोनी सबसे पहले एक बड़ा ऐलान करता है। वो स्टार्क इंडस्ट्रीज करता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार नहीं बनाएगी, क्योंकि वो अपनी आंख से देख चुका था कि इन हथियारों का क्या हो रहा है। इन हथियारों से बेगुनाह लोग मर रहे हैं। इस फैसले से ओबडाइन स्टेन और कंपनी के सब लोग टोनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है और हथियार बनाने की जगह वो रीन्यूएबल एनर्जी और एआई टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करता है। टोनी अपना नया छोटा आर्क रिएक्टर सबसे छुपाता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर वो एक नया और ज़्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बना देता है और एक एडवांस आयरन मैन सूट भी बना लेता है, जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। ये सूट उसने बनाया था एक काम करने के लिए। अपनी कंपनी के जो हथियार थे ना, उसको वो पूरी दुनिया से ख़त्म कर देना चाहता था और बुरे लोगों का भी साया तक मिटा देना चाहता था। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है, जहां एक रिपोर्टर से पता चलता है कि अभी भी स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार आतंकवादियों को सप्लाई हो रहे हैं और वो हथियारों से गांव के बेगुनाह लोगों पर हमला कर रहे हैं। टोनी के अंदर कुछ टूट सा गया। ये बात सुन के उसे बहुत बुरा लगा, धक्का पहुंचा। वो सीधे ही अपना आयरन मैन सूट पहनता है। ऑब्वियसली पहला उसका हीरोइक मिशन था ये, वो भी आतंकवादियों से सीधे टकरा जाना, जहां से वो निकला था उस गुफा से बच के अपने ट्रॉमा का सामना करना। तो वो बहुत घबराया उस टाइम, पर वो गया अफगानिस्तान के उस गांव में पहुंचा, आतंकवादियों को निपटाया, उनका पूरा बेस तबाह कर दिया और गांव के लोगों को बचा लिया। दूसरी तरफ ओबडाया स्टेन उन्हीं आतंकवादियों से मिलता है जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था। सच्चाई ये थी कि ओबडायन ने खुद उन्हें हायर किया था टोनी को मरवाने के लिए, ताकि वो खुद स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बन जाए। ऑब्वियसली मतलब मेन विलन यही है। मगर इन आतंकवादियों ने ओबडायन को भी धोखा दे दिया, इसीलिए अब ओबडायन उन सबको मार देता है और उनसे टोनी का पुराना आर्मर और उसका डिज़ाइन छीन लेता है। टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को कंपनी के मेन कंप्यूटर में भेजता है ताकि वो गैर कानूनी हथियारों की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड निकाल सके। जब पेपर्स उन फाइलों को चुपके से एक्सेस करती है तो उसे सब सच पता लग जाता है कि ओबडाइन स्टेन चोरी छुपे गलत लोगों को हथियार बेच रहा है और टोनी को मरवाने की कोशिश भी उसी ने की थी, ताकि वो अकेले इस पूरी स्टार्क कंपनी का मालिक बन जाए। पेपर सारे जो सबूत थी वो पुलिस के पास नहीं, शील्ड के एजेंट के पास दे देती है। उसे बताती है कि ये चक्कर है। दूसरी तरफ ओबडायन टोनी के पुराने आर्मर के डिज़ाइन से अपने लिए एक नया बड़ा सूट बनाता है, आयरन मॉन्गर। मगर उस सूट को पावर देने के लिए उसके पास आर्क रिएक्टर नहीं था, तो वो सीधे टोनी के घर जाता है, टोनी को पैरालाइज कर देता है और उसकी चेस्ट से आर्क रिएक्टर को निकाल देता है। टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है, उसे चेस्ट में लगाता है और अपना आयरन सूट पहनता है। ये पुराना रिएक्टर ज़्यादा पावरफुल नहीं था, सूट की पूरी कैपेसिटी। दूसरी तरफ ओबडायन स्टेन ने शील्ड के एजेंट्स पर और पेपर पर अपने आयरन मॉन्गर सूट में हमला कर दिया। तब टोनी वहां पहुंचता है, दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है, लेकिन टोनी का सूट धीरे धीरे पावर खोने लगता है। ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास जो आर्क रिएक्टर है वो पुराना वाला आर्क रिएक्टर है। टोनी एक काम करता है, वो ओबडायन को स्टार्क इंडस्ट्रीज की छत पर ले जाता है जहां एक बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ है। पेपर की हेल्प से टोनी उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है। एक बड़े धमाके के साथ ओबडायन स्टेन ख़त्म हो जाता है। अगला दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। शील्ड के लोग टोनी से कहते हैं मीडिया के सामने झूठ बोलो, कोई कवर स्टोरी दे दो, मतलब बचने का कारण दे दो कि तुम। ऑब्वियसली वो शब्द कह देता है, मैं ही हूँ आयरन मैन। बट अगर आप एंड तक रुके हैं तो बिल्कुल इस मूवी की एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर निक फ्यूरी शील्ड के डायरेक्टर टोनी के पास आते हैं। वो टोनी को कहते हैं
तुम इस दुनिया के अकेले हीरो नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं। 2 भी आएगा, मतलब ऑब्वियसली आयरन मैन 2 भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, और पूरे के पूरे जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज़ जितनी भी आई है अभी तक वो सारी एक्सप्लेन की जाएगी इस चैनल पे, और फेस बाय फेस एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इसके ऑर्डर के हिसाब से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जितनी मूवीज़ उसमें थी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है, आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयरन मैन 2 के साथ। बाय।